नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो महाबहस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और इधर तमाम चुनौतियों के बावजूद विपक्ष या तो चिंता मुक्त है या चिंतन ही नहीं कर पा रहा है कि क्या करें, क्योंकि उपचुनाव का रण सजा हुआ है, लेकिन विपक्ष की सेना तो छोड़िए, सेनापति तक तैयार नहीं दिख रहे। वहीं सभी सीटों पर सीएम योगी की रैलियों का कैलेंडर जारी हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस रण में बीजेपी और विपक्ष की तैयारियों को परखने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश की 11 सीटों के उपचुनाव में अब 11 दिन का ही वक्त बाकी बचा है, लिहाजा सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियों का रोड मैप तैयार हो गया है। सभी सीटों पर कमल खिलाने की जुगत में सीएम योगी आदित्यनाथ इन सभी जगहों पर रैली और रोड शो करेंगे। पार्टी के बाकी नेता भी प्रचार में पसीना बहाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करके एक इतिहास बनाने जा रही है। हम जो 11 की 11 सीटों का उपचुनाव है, इसे जीतने जा रहे हैं। सीएम योगी जहां खुद फ्रंट फुट पर उतर रहे हैं, वहीं विपक्षी खेमे में तो खामोशी की ऐसी खुमारी है मानो हार ही मान ली है। अखिलेश यादव की साइकिल की चाल ही अजब दिख रही है। कह रहे हैं उपचुनाव के बाद चलाएंगे। चुनाव खत्म होते ही न्याय यात्रा, उत्पीड़न यात्रा, झूठे मुकदमे यात्रा, फेक इनकाउंटर यात्रा, ये विकास रोको यात्रा, बेरोजगारी यात्रा, किसान आवाज आत्महत्या यात्रा, ये सब चलेगी दिल्ली में। प्रियंका गांधी प्रचार में नहीं उतरेंगी। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को तो चुनाव का आयतन अपने कद से बहुत छोटा लग रहा है। कांग्रेसियों का कहना है कि पीएम आएंगे तो प्रियंका को लाएंगे। प्रियंका गांधी निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हैं, लेकिन वो इंचार्ज से ज्यादा बड़ी नेता, वो पूरे देश की नेता, वो देश की नेता हैं। लेकिन इस चुनाव में उनकी जरूरत मुझे महसूस नहीं होती है। मायावती ने अपने महावतों की लिस्ट जारी करने में बड़ी तेजी दिखाई थी, लेकिन उसी तेजी से उपचुनाव में उतरने के बजाय मायावती ट्विटर वाली चिड़िया पर ही चकल्लस कर रही हैं। बहरहाल हमीरपुर में बीजेपी की जीत के बाद भी सीएम योगी जहां उपचुनाव में शिद्दत से उतर रहे हैं, वहीं विपक्ष के महारथी मैदान में ही नहीं दिख रहे हैं। सवाल ये है कि क्या उपचुनाव के रण में उतरने से पहले ही विपक्षी सेनापतियों के पांव उखड़ आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। विपक्षी जहां उन्हें मजबूती के साथ सड़क पर नजर आना चाहिए था, लेकिन वो दिख नहीं रहे। चलिए, इसी मुद्दे पर महाबहस के लिए इस वक्त हमारा पूरा पैनल तैयार है। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर। हमारे साथ गौतम राणी सागर हैं, प्रवक्ता पीएसपी। संजय वीर सिंह लोधी इंतजार रहेगा, कांग्रेस समर्थक। एमएच खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। प्रेमकांत तिवारी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, एक तरफ बीजेपी जो कि ऑलरेडी सत्ता में है और एक बड़ी बहुमत के साथ सत्ता में है, वो तैयार दिख रही है, उपचुनाव को भी हल्के में नहीं ले रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपने अपने तर्क हैं। कोई परंपरा की बात कह रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, लेकिन वो तैयारी नहीं दिख रही है। पहले से ही हताश है। नहीं कि तैयारी से ज्यादा बड़ी बात ये, तैयारी मुझे लगता है छोटा मसला है कि तैयारी कितनी हुई कितनी नहीं हुई। उससे भी बड़ा मसला ये कि इतनी विकट पराजय झेलने के बाद भी उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों में ये जज्बा क्यों नहीं पैदा हो पा रहा कि चलो ठीक है, विधानसभा हारे ठीक है, लोकसभा हारे चलो ठीक है, अब जो एक छोटा ट्रायल रन आया है इसमें तो दौड़ के दिखाएं और इसमें तो पूरी ताकत के साथ उतरे। और ये जज्बा आता कहां से है? काडर में, कार्यकर्ताओं में, नेता से। जब कार्यकर्ता देख रहा है कांग्रेस का कि भाई अजय भाई ही प्रचार करेंगे, लल्लू जी, तो वो कह रहे ठीक है भाई, लल्लू जी करेंगे तो हम भी देखेंगे, फुर्सत होगी तो चलेंगे, नहीं तो अपना दूसरा ही जो काम कर रहे हैं वही करते रहेंगे। सपा का कार्यकर्ता सोच रहा कि हमारे अध्यक्ष ने तो कहा कि उपचुनाव के बाद पार्टी साइकिल यात्रा निकालेगी, यानी उपचुनाव में उतरने का राष्ट्रीय अध्यक्ष का विचार नहीं। इसका संदेश यही।
बसपा का कैडर देख रहा कि भाई बाबू मुनकाद अली को ही प्रचार अगर करना है या आकाश को ही प्रचार करना है, आनंद जी को ही प्रचार करना है, तो ठीक है। मुनकाद अली, आकाश या आनंद ये मायावती का विकल्प नहीं हो सकते ना। मायावती जी है। तो पार्टियों, विपक्षी पार्टियों के जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो जब नेपथ्य में छुपते हैं तो कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। फिर वो हिम्मत लाए तो लाए कहां से, और वो भी किसके मुकाबले? भारतीय जनता पार्टी। और उसमें भी राज्य में उनका जो सबसे बड़ा चेहरा, उसने शेष बची 11 सीटों के लिए अपना कैलेंडर जारी कर दिया कि 15 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश की इन उपचुनाव में जाने वाली सीटों पर मतखे रखेंगे। अब आप बताइए, अगर नरेश उत्तम पटेल, बाबू मुनकाद अली, अजय कुमार लल्लू, अगर ये लोग योगी आदित्यनाथ के मुकाबले उतरेंगे विपक्षी खेमों से, तो इसमें मुझे टिप्पणी करने की जरूरत तो नहीं ना। उत्तर प्रदेश उतना समझदार तो है। आप लड़ाई भी तो लड़ते हुए नहीं दिख रहे। जय पराजय अलग का मुद्दा है। आप मैदान में तो उतरो। आप तो मैदान से ही भाग रहे हो। वो राशिद अल्वी को सुनिए, कांग्रेस, बताइए, भगवान का नाम लीजिए, कांग्रेस ये कह रही, राशिद अल्वी ये कह रहे कि मेरी नजर में मुझे नहीं लगता कि इन उपचुनावों में प्रियंका जी जैसे राष्ट्रीय नेता को उतरना चाहिए, उनकी जरूरत नहीं, ये तो मतलब हम ही लोग जीत लेंगे, बच्चे ही जीत लेंगे, वो वाला मनोभाव। बताइए, वो तब जब अभी कुछ ही महीने पहले लोकसभा के चुनाव में प्रियंका जी उतर के परिणाम दे चुकी। देश ने देखा, प्रदेश ने देखा, क्या परिणाम आया। केवल श्रीमती सोनिया गांधी जी विजयी हो पाई रायबरेली से, राहुल जी चुनाव हार गए। तब कांग्रेस कह रही कि नहीं, ये छोटे चुनाव है, इनमें हम लोग नहीं उतरते, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व। तो स्वाभाविक है किसी पार्टी का कार्यकर्ता, विपक्षी दल जितने हैं तीनों ये प्रमुख, वो ये नहीं मानेगा कि ये चुनाव छोटे थे इसलिए आप नहीं उतरे। उसको लगेगा कि मेरी लीडरशिप डर गई पराजय से, इसलिए मैदान में नहीं आई। खान साहब, कार्यकर्ता अगर इस बात का ऐसा अर्थ निकाले तो मुझे लगता है सहज है, ये स्वाभाविक बात है। नहीं, जब लगातार पराजय पर पराजय हो रही हो और फिर भी लीडरशिप निकले नहीं, तो जो उसका फॉलोअर है वो तो यही मानता कि मेरा नेता डर गया। खान साहब, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अमिताभ जी। अच्छा, फिर कैसा है? कैडर बेस्ड पार्टी, बीएसपी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके कैडर होते हैं, उनके वहाँ जोनल कोऑर्डिनेटर होते हैं, वहाँ कोऑर्डिनेटर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, फिर ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, फिर बूथ अध्यक्ष होते हैं। सारा सिस्टम उनके वहाँ बना हुआ है, उसी हिसाब से वो काम करते हैं। और देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी, देखिए, एक मिनट महाराज, एक मिनट लीजिए, एक मिनट महाराज, फिर आप ही बोलना। 2017 विधानसभा चुनाव में जोनल कोऑर्डिनेटर, बूथ कोऑर्डिनेटर नहीं थे, कैडर नहीं था। ये आज पैदा हुआ है क्या कैडर? फिर आप लोकसभा के चुनाव में सपा के साथ मिलकर 10 सीट जीते। देखिए, अजब बात है, और आप बता रहे हो कैडर है। खान साहब, तो ना, अब जो आप पूछे हैं तो कहिए तो बताएं, या तो कहिए ना बताएं। जी, अगर आप कहिए तो ना बताएं। ना आप बताइए। नहीं, आप कहिए तो अपना मत रखूं मैं। अब आप ही के मत से अगर आप कहना है तो हम आपके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। नहीं, अगर आपकी मत से ही मत मिलाना है तो मैं हाँ में हाँ मिला रहा हूं। आप अपना मत रखिए। नहीं, मैं यही आपसे कह रहा हूं। देखिए, उनका हाँ, मैं अपना मत रख रहा हूं, तो मेरे मत को आपका समर्थन मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप उसका कमेंट करने के अधिकारी हैं, आप कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि ये कैडर बेस्ड पार्टी है
और इनके जो आप 2017 का 2019 का जो भी चुनाव बता रहे हैं, उसमें आप इनके वोट के परसेंटेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। लेकिन चुनाव 1% आधा % से जीता हारा जा सकता है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। आज जो स्थिति है, आप भारतीय जनता पार्टी की स्थिति की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अपना 11 सीट उनकी है, उनको बचाना है। अगर नहीं बची तो उनको कानून व्यवस्था, महंगाई और सारी चीजों पर जवाब देना पड़ेगा जनता को। ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी जी जान से इसलिए लगी है कि हमको चुनाव खाली जीतना है, नहीं, उनकी दांव भी लगा हुआ, उनकी इज्जत भी लगी हुई है कि अगर कहीं कोई सीट भी हमारी हार गई तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। हमारा विपक्ष के पास कुछ खोने को नहीं है आज की डेट में। आज हमारी सरकार यहां किसी की सरकार नहीं बन रही है, न बिगड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ये बहुत बड़ा करेक्टर का सवाल होता है कि अगर आपने 11 में 11 सीटें जीत ली तब तो भाई वाह 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 क्या बात हो गई। अगर 2 सीटें भी हार गए आप तो आपकी स्थिति खराब हो गई। जी ठीक है खान साहब, आगे आपके बात। प्रेमकांत तिवारी जी, ये तर्क मेरे गले कभी जीवन में नहीं उतरा, हम निकल के मिलावा कि जो काडर बेस पार्टी है उसके नेता चुनाव में नहीं उतरेंगे क्या, जो फेस ऑफ द पार्टी है। यह तर्क कहां से आया, किस थीसिस का हिस्सा है ये पॉलिटिकल साइंस की? एक मैं समझ नहीं पा रहा। दूसरा, अगर यह तर्क विपक्ष दे रहा है कि किसी हमारी लोगों की सरकार तो बन नहीं रही इन 11 से, तो इसी के साथ जैसे ही यह तर्क सतह पर आता है, इसी के साथ एक दूसरा तर्क भी पैदा हो जाता है प्रेमकांत तिवारी जी, कि इन 11 सीटों से भाजपा की सरकार भी नहीं जा रही, 325 है। ये कोई तर्क हुए क्या? आपको लगता है ये तर्क जनता के गले उतरेंगे, कार्यकर्ताओं के गले उतरेंगे? 403 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही 312 सीटें हैं और 6 सीटें उनके अपने सहयोगी दलों की हैं, तो कुल मिलाकर 318 तो पहले से ही हैं। और 11 का अब मामला आता है उपचुनाव जहां पर हो रहा है, उन उपचुनावों में 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थीं, एक समाजवादी पार्टी की रामपुर वाली और ये जलालपुर वाली जो सीट है वो बसपा की थी। सवाल एक ये है कि है और उनका हायरार्की अभी खान साहब ने समझाई, तो भाई उससे क्या होता है? सवाल एक ये है कि आप अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है। दूसरी बात एक ये आती है कि खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो फिर हम बच्चों के खेल की तरीके से किसी इलेक्शन को कैसे ले सकते हैं? वही वास्तव में देखा जाए तो सरकार के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। सत्तारूढ़ दल जो है उसके पास तो पहले से ही इतना प्रचंड बहुमत है कि उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको पूरे देश में एक ये संदेश देना है कि हमारी ताकत निरंतर बढ़ रही है और कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारी ताकत में कोई भी ह्रास दिखाई पड़े। तो जो मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे बड़ा है, वो उन्होंने 3-4 रोज में मत डालने का पूरा एक अपना कैलेंडर जारी कर दिया और पूरा अपना जो है वो प्लान बना रखा है। और इसके साथ में बना रखा है कि उनको महाराष्ट्र और हरियाणा में भी लगातार वो चुनाव सभाएं कर रहे हैं, लगातार वो वहां पर लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि 2022 के जनरल इलेक्शन के लिए भी 2.5 साल बचा है, और इनको कम से कम हर विपक्षी दल को अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, और कौन मजबूत विपक्ष है। ठीक है तिवारी जी, नंबर 1 मैं गौतम राणे के पास चलूंगा। समीर सिंह हमारे साथ आ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है, और संजय वीर सिंह चौधरी, उनका भी स्वागत। मैं गौतम राणे के पास चलूंगा एक नई बात लेके। अभी एक तर्क आया कि भाई हम क्यों तैयारी में जुटे, 9 सीटें भाजपा की है, भाजपा लड़े चुनाव, बचाए सीटें, बचा ली तो हम चुप रहेंगे और हार गए तो हम ताली बजाएंगे, एक भाव आया। क्या मैं ये पूछ सकता हूं इसी तर्क के आधार पर गौतम राणे कि 2022 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के आप 318 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे
और 2024 लोकसभा के चुनाव में 370 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी अगर यही तर्क है तो राजनीति का कि भाई मेरी सीटें थोड़ी ना है, बीजेपी की है, बीजेपी लड़े, हम तो खटिया बाहर डाल के नीम के नीचे सो रहे हैं। अमिताभ, क्या ये तर्क चलेगा? अमिताभ जी, तब तो सियासत ही अनुलोम विलोम कर जाएगी पूरी। ये नहीं निश्चित तौर पे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी करेगी, अनुलोम विलोम ही नहीं करेगी अमिताभ जी। निश्चित तौर पे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी करेगी। आप अभी एक बात आ रही थी कि अभी बात हो रही थी कार्डर बेस्ड पार्टी। हमने बहुत पहले ही कहा था आपसे कि बीएसपी बनी थी 1984 में, उस समय फुल फॉर्म इसका था बहुजन समाज पार्टी, कैडर बेस्ड हुआ करती थी। और इसके बाद उसी बीएसपी का फुल फॉर्म बदल करके बहन जी संपत्ति परियोजना हो गई है। और हमारे अभी एक मित्र बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, कैडर बेस्ड पार्टी है और उनका ये मानना था कोई नृप होय हमें का हानि, चेर छोड़ क्या हो बई रानी। और इसी निश्चित तौर पे इसी फिलॉसफी पे बहन जी काम करती हैं। उनका स्पष्ट मत है कि जो चुनाव डायरेक्टली उनको बेनिफिट नहीं करता है, उस चुनाव में वो अपने आप को प्रत्यक्ष शामिल नहीं करती हैं। और इस बार भी बाई इलेक्शन में वो कुछ न कुछ मजबूरियां हैं, कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई बेवफा नहीं होता। और बाई इलेक्शन में आई है तो हाँ, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं। तो जिस पूरी के प्रतिबद्धता के साथ, विश्वास के साथ, शपथ के साथ ये उतरती थी और कहती थी कि बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और लड़ती भी नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि उस बाई इलेक्शन से मुझे कोई डायरेक्ट फायदा नहीं होने वाला है। जिसमें डायरेक्ट फायदा ना हो, उन्होंने अपनी कसम तोड़ी और बाई इलेक्शन लड़ रही है। अमिताभ जी, इसीलिए हमने कहा कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अगर वो बाई इलेक्शन में आई हैं तो मजबूरियां होगी। नहीं, अभी कार्डर बेस्ड पार्टी वाले बता रहे थे, हम उनसे बात कर रहे थे। एक मिनट भाई, एक मिनट। आप बीएसपी को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं। आप उसकी रीति नीति सब जानते हो, एमआरआई, सिटी स्कैन सब देखी है आपने उसकी। जो आप बार बार कह रहे हो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ इसको खोलिए। क्या मजबूरियां आपकी समझ में क्या आता, क्या मजबूरियां रही होंगी कि बीएसपी ने कांशीराम जी के समय से ली गई अपनी सौगंध तोड़ दी, बोले ना आप बाई इलेक्शन लड़ेंगे? निश्चित अमिताभ जी, अभी आपने देखा होगा नोएडा में एक आनंद जी के आनंद पे निश्चित तौर पे कुंडली मारने की कोशिश की गई थी। सरकार के कुछ जो इंस्टीट्यूशन है उस कुंडली मारने की कोशिश हो गई थी। वो मजबूरी है, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। इसीलिए ये खेल वो मजबूरियां हैं, आप भी बेहतर समझ रहे। ये खेल है राजनीति। आप जानते हैं सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। हमारे साथी कार्डर बेस कर रहे थे, 13वीं लोकसभा के सदस्य थे राशिद अल्वी, अमरोहा से, बीएसपी से। अब उनको साहब को यह भी नहीं पता है कि वो बीएसपी में कभी थे भी। अब ऐसे कैडर बेस्ड पार्टियां चलेंगी और ऐसा कैडर चलेगा, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कहां है। ठीक है गौतम राणे, ठीक है, एक ठीक, अभी रुकना होगा। मैं बाकी मेहमानों के पास भी चलूं, फिर दोबारा मैं आऊंगा। गौतम राणे की एक बात से मैं प्रत्यक्ष सहमत हूं। मुझे बीएसपी के जन्म से उसके सबसे बड़े नेता, संस्थापक कांशीराम का एक पत्रकार के नाते मेरा बड़ा संपर्क रहा, और मायावती जी से भी, इसलिए मैंने उस पार्टी को बहुत नजदीक से देखा। उसको समझने के लिए मुझे किसी नेता की जरूरत नहीं, बीएसपी को समझने के लिए। तो आप जितने नेता हैं वो बहुत सारे लोग तो बाद में ही जुड़े। मैं बात कर रहा हूं 30 साल पहले की। एक बात पर मैं मोहर लगाऊंगा गौतम राणे की, बीएसपी जीतने के लिए तो कोई चुनाव लड़ती है, लेकिन बाकी समीकरणों के लिए हर चुनाव में फैसला करती है बाकी समीकरणों को देखकर। मुझे राजीव गांधी के समय का कांशीराम जी का एक फैसला याद है, मैं उसका उल्लेख यहां नहीं करना चाहता, बीएसपी के पुराने लोग समझ जाएंगे।
क्या संदेश आया और उन्होंने क्यों फैसला कर लिया मध्य प्रदेश में बीएसपी को लड़ाने का? वो पूरा खेल मुझे पता है। तो हो सकता है जो गौतम राणे कह रहे हैं वैसी परिस्थितियां भी हो, ठीक बात है। संजय वीर सिंह चौधरी, कल हम लोग इसी मंच पर चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस, अच्छा लोधी, कल हम लोग इसी मंच पर चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस आईसीयू में है देश भर में, घर में रार मची है। उसके बाद भी एरोगेंसी का ये आलम कि आपके लीडरान कह रहे हैं कि हमारा ये बड़ा छोटा चुनाव है, प्रियंका जी उतरेंगी क्या इसमें? भाई बड़े में उतरी, बात सफल नहीं हुई, छोटे में उतरेंगी नहीं, तो फिर क्या करेंगी? चौधरी साहब, लोधी साहब बताइए। बड़े में हमने देख लिया लोकसभा में, अमिताभ जी अगर और विधान उपचुनाव में उतरेंगे फिर किसमें? क्या अभी आप जब के चुनाव में उतरेंगी? अरे भाई आप सुनिए तो मेरी, 1 मिनट अपना, मुझको भी तो वक्तव्य रखने दीजिए। 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको नहीं टोक रहा हूं, 2 मिनट का मुझको भी दे दीजिए। जी जी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस से इतना डर नहीं है तो अभी लखनऊ में हमारे दलप्रीत सिंह जी को, डीपी भाई को ऊपर अभी आचार संहिता का केस लगा दिया। अरे भाई कांग्रेस अगर आईसीयू में है तो उनके ऊपर केस क्यों दर्ज किया जा रहा है? मैं तो ये पूछना चाहता हूं ना कि कांग्रेस कह रहे हैं आप आईसीयू में हैं और यहां पे आप देखिए आचार संहिता का उल्लंघन पे केस दर्ज कर रहे हैं। अरे भाई कोई आदमी दशहरे में नहीं जाएगा या दुर्गा पूजा में नहीं जाएगा, आदमी की अपनी अपनी भावनाएं हैं, त्योहार है, अगर त्योहार में अगर नहीं जाएगा, अगर जाता है तो आचार संहिता लग जाती है उसके ऊपर जी। तो ये आप ये बताइए, तो ये सरकार डर रही है कांग्रेस से कि नहीं डर रही है? और दूसरी चीज एक मैं आपको बताऊं, आप हमीरपुर का उदाहरण जो बीजेपी के भाई दे रहे हैं, आप देखिए उठा के 48.1% पोलिंग हुई है और हम लोग जाते हैं पर्यवेक्षक के पास, पर्यवेक्षक कहता है हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कितनी पोलिंग हुई, डीएम से मिली है और डीएम साहब कहते हैं कि 51% पोलिंग हुई। आप जोड़ लीजिए कि 4.5 लाख वोट में 3% आप बढ़ा के बता रहे हो, उतने से तो जीत हुई है। ये तो पहले ही हार चुके हैं, ये तो घबरा चुके हैं उपचुनाव में। योगी जी अब कुछ नहीं चलेगा। देखिए प्रदेश में बलात्कार, लूट, मर्डर, हत्या और महिलाएं निकल नहीं पा रही हैं। अभी आप देखिए बरेली का एक लड़की ने स्कूल जाना बंद कर दिया। मैं संजय सिंह के पास चलूंगा, समीर सिंह के पास। समीर जी, एक और नया तर्क आया कांग्रेस की ओर से। अरे भाई आचार संहिता का मुकदमा तो डॉक्टर अयूब की पार्टी के उम्मीदवार पर भी हो जाता है, आचार संहिता का मुकदमा तो ओम प्रकाश भाई की पार्टी के उम्मीदवार पर भी हो जाता है, राजभर जी की पार्टी पे। आचार संहिता का मुकदमा तो निर्दलीय पर भी हो जाता है, जिसको वोट मिलते हैं 1200। नहीं, बड़े नेता विपक्षी दलों के, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, वो मैदान में मुकाबले के लिए उतरना क्यों नहीं चाह रहे भाई? राजनीति पलायन से चलेगी क्या? समीर जी देखिए अमिताभ जी, सपा बसपा और कांग्रेस के नेता, जनता ने इनको हाशिए पे ला दिया है। पिछले दिनों के चुनाव को आप देखेंगे, चाहे वो बाई इलेक्शन रहा हो, चाहे 2017 की विधानसभा रहा हो, 2019 की लोकसभा रहा हो, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा संदेश जनता ने दिया कि जनता ने, जो लोग जातिवाद के आधार पर अपनी रोटी सेक रहे थे, अपनी राजनीतिक दल को चला रहे थे और अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज किया और उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास को पसंद किया और जिन्होंने उनके लिए काम किया, विकास किया, उनको उन्होंने पसंद किया। और ये बहाने हैं, हमारे यहाँ एक कहावत है, रोने को तो आंख खुदा गया, और कांग्रेस और सपा बसपा के लोग रोने के बहाने तलाश रहे। कोई कहता है साहब की वोट बढ़ गया, कोई कहता है कम पड़ा, कोई ईवीएम को खराब कहता है, कोई निर्वाचन आयोग मुकदमा दर्ज कर दिया। अरे भाई, आप रामलीला में जाएंगे और चुनाव की बात करेंगे तो निर्वाचन आयोग रिकॉर्डिंग करा रहा है तो मुकदमा तो दर्ज ही होगा, किसी के भी ऊपर दर्ज हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं अमिताभ जी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने 3 सालों के अंदर
जो विकास किया है, चाहे वो किसानों के सवाल पर रहा हो, चाहे गरीबों के शौचालय का सवाल रहा हो, चाहे किसानों के धान और गेहूं खरीदने का सवाल रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर रहा हो, उत्तर प्रदेश में रोजगार को पटरी पर लाना हो रहा हो, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। किसान सम्मान निधि का रहा हो, किसानों के कर्ज माफी का रहा हो, इन सभी सवालों पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कड़ाई से उसको लागू कराया और उसका रिजल्ट नीचे तक गया, जिसका परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी जिन वर्गों में नहीं थी, जिन वर्गों को लोग जाति और धर्म और संप्रदाय के नाम पर बहका के भाजपा के खिलाफ खड़ा करते थे, उनके आधार टूट गए और उन वर्गों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे लिए काम कर रहे हैं, इस नाते वो हमारे साथ आए। दूसरी तरफ हमारे संगठन के मुखिया, 30 सेकंड में अमिताभ जी अपनी बात पूरा कर लूंगा, 30 सेकंड में अपनी बात पूरा कर लूंगा। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी और हमारा संगठन निरंतर नीचे तक जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में काम करके सरकार की नीतियों को नीचे ले जा रहा है और उसका लाभ है कि भारतीय जनता पार्टी 11 बाई इलेक्शन जीतेगी, जिसमें से 2 एक सपा और एक बसपा का है, वो भी हम अपने साथ वापस लाने में कामयाब होंगे। समीर जी 24 को वो उसके लिए जनता के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए हमको, भविष्यवाणी की बजाय। एक बात कह के मैं ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा करेंगे, इसी बिंदु पर। एक काल्पनिक स्थिति सोच लीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने 5 दिन 10 दिन पहले यह कहा होता प्रदेश में कि यह बाई इलेक्शन है, इसमें स्वतंत्र देव तक ही प्रचार होगा, इसमें मुख्यमंत्री नहीं उतरेंगे, छोटा चुनाव है, तो सपा, बसपा, कांग्रेस, शिवपाल जी की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, सब लोग क्या वक्तव्य जारी कर रहे होते? चुनाव से पहले हार मानी, भाजपा बैकफुट पर गई, भाजपा के पास साहस नहीं, यही कह रहे होते ना। तो उनके लिए नपना दूसरा और आपके लिए नपना दूसरा, ना बाबा ना, एक ही नपने से कम से कम हम तो सबको नापेंगे। क्या भाई मेनका जी ठीक बात है कि नहीं? तो चलिए फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी मुद्दे पर महाबहस जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका महाबहस में। सुबह से लेकर शाम तक तमाम विपक्षी दल ट्विटर पर प्रदेश सरकार को घेरते नजर आते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस या फिर बीएसपी। अमिताभ जी, जब सरकार इतना खराब काम कर रही है तो फिर इन्हें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं कि 11 उपचुनाव के दौरान 11 सीटों पर जनता को यह बात ये समझा पाए? हाँ, मैं वही कह रहा हूं, तब तो आपको इजी है और अच्छे से अपना चेहरा सुरखरू करिए, गले में माला पहनिए। संजय वीर सिंह जी, आपसे बात शुरू करूंगा और एक ही सवाल पर सबसे टिप्पणी लूंगा। अगर बीजेपी ये कहती, जो कांग्रेस ने कहा कि ये चुनाव इतना बड़ा नहीं, बाई इलेक्शन के योगी आदित्यनाथ इसमें कैंपेन करें, तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या होती? देखिए अमिताभ जी, जी देखिए अमिताभ जी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी समझ चुके हैं कि प्रदेश में हमारे पैर उखड़ने लगे हैं। अरे मैंने जो पूछा वो बताओ यार आपने। 22 में इनको जनता उखाड़ के फेंक देगी। अरे 22 नहीं, मैं तो कह रहा हूं 24 तारीख को बोलो ना, 24 तारीख की बात करो अभी, 24 अक्टूबर अभी 22 की नहीं। तो अगर मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया तो प्रचार करने क्यों जा रहे हैं? वाह गजब बात है। ठीक है। अगर मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रचार करने क्यों जा रहे हैं? हाँ, अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता, मुंडे प्रदेश में अगर मर्डर ना हो रहे होते, मुंडे मतिर भिन्ना, ठीक बात। समीर सिंह पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। रुको भाई, संजय जी की आवाज अभी बंद करिए, अब समीर सिंह से बात करेंगे। समीर सिंह, कांग्रेस को मैं सुन रहा हूं, इसका मतलब शायद वो ये लॉजिक दे रहे हैं कि कांग्रेस, सपा, बसपा ने इतना अच्छा काम किया कि उनको प्रचार की जरूरत नहीं। मैं ठीक समझ रहा हूं क्या? और अगर इतना अच्छा काम किया होता तो उसका रिफ्लेक्शन लोकसभा में भी दिखना चाहिए था, नहीं? अभी कुछ महीने पहले तो लोकसभा में ही परिणाम आए थे।
समीर सिंह। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है, चाहे वो बाई इलेक्शन हो चाहे आम चुनाव हो। आप देखिए जिन 11 सीटों पर चुनाव हो रहा, मैक्सिमम जगह माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार की योजनाओं के काम के लिए, सरकार के किए गए कामों को लेके एक एक बार सभी सीटों पर, चाहे वो बाराबंकी हो, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे वो अंबेडकर नगर हो, कानपुर हो, ऐसे बहुत सारे जिलों में पहले ही आचार संहिता लगने से पहले ही उनका दौरा एक राउंड का हो चुका है। सरकार की योजनाओं का लाभ वहां पात्र लोगों को मिला है और पार्टी भी वहां निरंतर लगी हुई है, चाहे बूथ का कार्यक्रम हो, चाहे सेक्टर का कार्यक्रम हो। हम बहुत सारे कार्यक्रम, सम्मेलन, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी अभी गए थे और कांग्रेस अभी अपना प्रदेश अध्यक्ष बना रही है और बताएगी कि साहब वोट तो ज्यादा पड़ा, कम पड़ा था, वोट ज्यादा हो गया। समाजवादी पार्टी के नेता विपक्ष में है, कहते हैं साहब कि रोज प्रश्न खड़ा करते, लेकिन आज तक एक जिले के भी बाई इलेक्शन के दौरे पर नहीं गए। देखिए, मिथ्या आरोप लगाना और सरकार के ऊपर निरंतर ये कहना कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है, ये समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेताओं के संगल को उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। तिवारी जी, उत्तर प्रदेश की जनता इसका हिसाब दिया कि अगर पार्टी इन गवर्नमेंट जो है, जो सत्तारूढ़ दल है, वो अगर चुनाव में प्रचार के लिए निकले तो कांग्रेस के मुताबिक माना जाना चाहिए कि इनने काम नहीं किया। ठीक, यही बात आई अभी। क्या इससे इस बात को भी, एक मिनट, क्या इससे इस बात को भी राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जा सकता है कांग्रेस के द्वारा कि पंजाब में जब चुनाव होगा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रचार करने नहीं जाएंगे, मध्य प्रदेश में चुनाव होगा तो कमलनाथ प्रचार नहीं करेंगे और राजस्थान में होगा तो गहलोत जी नहीं करेंगे? तब तो यह सिद्धांत लागू करना होगा ना तिवारी जी? सवाल एक ये है कि ये पश्चिम बंगाल के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर विधान चंद्र राय, और वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल नहीं जाते थे चुनाव का प्रचार करने, और वो इसलिए नहीं जाते थे कि उनका काम इतना रहता था, वो इतना जन सेवा करते थे कि लोगों का फ्री में ट्रीटमेंट अपनी विधानसभा में नहीं जाते थे, प्रदेश में जाते थे। लेकिन आज वो अपनी विधानसभा में नहीं जाते थे, प्रदेश में जाते थे। हम उसी बात पे आ रहे हैं। ये फार्मूला तो मैंने कभी सुना नहीं। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। पूरे प्रदेश में नहीं निकलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक बात मुझे जो समझ में आ रही है कि वो कि जाम दरे बाजार से लाया अगरचे टूट गया, जाम जमशेद से जामे सिफाल अच्छा है, कि बहुत बड़ा कीमती खिलौना है, लेकिन ये एक सवाल ये कि हमारे किस काम का है। वो उनको छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है। राशिद अलवी अगर आज ये कह रहे हैं कि इतना छोटा चुनाव है और वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये कौन सा तर्क हुआ। अरे भाई, राष्ट्रीय स्तर की नेता तो अपने भाई का चुनाव प्रचार कर रही थी अमेठी से, इसी लोकसभा चुनाव में हार गए। तो अब छोटा और बड़े का फिर स्तर क्या रहा, पैमाना क्या रहा? अब सवाल एक ये है, उनको छोटा बड़ा बना करके आप छोटे चुनाव को आप उनको प्रचार करने के लिए कह रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं है। तो ये तर्क तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है। जी, बिल्कुल मसला तो यही है एमएच खान साहब, बड़ा है। एमएच खान साहब, आप जाइए, मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। जो तर्क आ रहे हैं, एक तर्क आया कि काडर बेस पार्टी के बड़े नेता नहीं निकलते चुनाव में, यह भी मेरी समझ में नहीं आया। दूसरा तर्क कांग्रेस के मित्र ने दिया कि भाई जिसने काम किया वो प्रचार क्यों करने जा रहा है, फिर इसका मतलब काम नहीं किया। यह फार्मूला राजस्थान, अभी मध्य प्रदेश में एक बाई इलेक्शन हुआ था जो कांग्रेस जीती है, उसमें कमलनाथ जी गए थे, और अभी जयपुर में कोई बाई इलेक्शन हो जाए राजस्थान में तो गहलोत जी जाएंगे, पंजाब में कैप्टन घूम रहे हैं, जाएंगे। ये अलग अलग नपने क्यों रखते हो आप लोग? एक नपना क्यों नहीं रखते हो जिससे सबको नापो? खान साहब, भाई मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी हूं और सोच भी नहीं पा रहा हूं कि क्या कहूं मैं आपसे। आपने पीएसपीएल के प्रवक्ता से सवाल पूछा तो वो बीएसपी के बारे में बात करते रहे, आप भी बीएसपी के बारे में बात करते रहे, और लोग भी बीएसपी के बारे में बात करते रहे, तर्क पर तर्क देते रहे। तो बीएसपी कहीं अगर इतनी कमजोर है तो काहे बीएसपी के पीछे पड़े हो आप तो जो कमजोर होता है उसके पीछे नहीं कोई पड़ता है, मजबूत के पीछे पड़ता है। दूसरी बात, अमिताभ जी समझ लीजिए
कि जब गोरखपुर का बाई इलेक्शन हुआ था तो उसमें वो योगी आदित्यनाथ जी गांव-गांव घूमे थे, मुख्यमंत्री थे, गांव-गांव घूमे थे, इलाहाबाद में भी गांव-गांव घूमे थे। तो ये कोई जरूरी नहीं है इलेक्शन का एक ही मूड चलता रहे, जनता उसका जवाब देगी, चुनाव आने दीजिए तब सब पता चलेगा। किसी एक पार्टी को खाली कमियां निकालना और दूसरी पार्टी की वाहवाही करना, ये कोई तर्क नहीं होता। इंतजार करेंगे कि जनता कुछ कर दे। आपके नेता ये कैसे आपको पता है कि कौन नहीं निकल रहा, कौन नहीं बैठ रहा है? ये कैसे आपको पता किसको अपने घर की चिंता नहीं होती है, कौन नहीं संभालना चाहता अपने घर को? ये तर्क वितर्क ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक पार्टी का जो आदमी कई इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा है, उस पार्टी का पीएसपी का इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा है। खान साहब ठीक है, आगे बात, खान साहब आगे बात आ गई। अरे रुकिए भाई, आगे बात आ गई। ये नहीं समझ में आ रहा, आगे ये नहीं समझ में आ रहा। गौतम राणे मैं आपके पास अरे खान साहब की अभी आवाज में रुकिए। खान साहब ने एक बात कही कि आपको कैसे पता, उसका उत्तर देके गौतम राणे के पास जाऊं ताकि तथ्य स्पष्ट रहे, पवित्र रहे। 21 को वोट है, 24 को नतीजा है। आज 10 खत्म हो गई, इसलिए हमको पता है, ठीक है ना? और वो जिनको निकलना है वो इतने बड़े नेता हैं कि जब वो निकलते हैं तो उसमें सरकार का तामझाम भी लगता है। आप समझ रहे हैं ना? वो एमएच खान, अमिताभ अग्निहोत्री नहीं है कि कुर्ता डाला और निकल लिए चप्पल पहन के। उनके साथ तामझाम लंबा है, सबके साथ, प्रियंका जी के साथ भी, अखिलेश जी के साथ भी, बहन जी के साथ भी। अचानक नहीं हो सकता, उसकी एक व्यवस्था है। आप समझ गए ना महाराज? इसलिए अमिताभ अग्निहोत्री को पता है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी हफ्ते भर के अंदर पता लग जाएगा कौन प्रचार में निकला, कौन नहीं रहा। ठीक है, गौतम राणे सीट घोषित प्रत्याशी, ठीक है। अरे भाई सब लोग झांझाओ मत करो, एक मिनट। गौतम राणे खाली कमियां निकालेंगे तो कमियां निकाल, अरे रुकिए भाई, ठीक है महाराज। गौतम राणे बड़े, ठीक है, अच्छी बात है, हाथी को चलना भी चाहिए। अभी नहीं चल पा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं स्टेरॉइड दीजिए, स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लगाइए, कम से कम कुछ तो चले, जुम्बिश तो हो हाथी में। गौतम राणे साहब, एक बात बताइए, बड़े लीडर्स क्यों नहीं निकलना चाह रहे विपक्ष के इस चुनाव में? देखिए, ये स्पष्ट हो गया। जब कैडर बेस की बात होती है तो कैडर में एक पॉइंट आता है, बी प्रिपेयर टू डू प्रिपेयर। अभी बात आ गई थी, और जब इस तरह की बात आई, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं, मुझे पता है कि हाथी के पांव बड़े मजबूत होते हैं, उससे ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं होता है, और वो रौदता भी उसी को है जो उसके अगल बगल ही चलते हैं, दूसरे को रौद भी नहीं पाता है। तो बात ये आ रही थी, बार बार बात आई, हमने उस समय भी लास्ट टाइम भी आपने कहा था, तो हमने ये माना कि यहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कमीशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के आधार पे बार बार उस पे आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। मैं सत्ता पक्ष को उसमें कहीं से भी दोषी नहीं मानता हूं, क्योंकि और बार बार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि ईवीएम से पारदर्शी चुनाव नहीं हो पाते। अभी खान साहब भी कह रहे थे ईवीएम की बात, तो हमने नहीं सुनिए, अरे चलिए, नहीं लिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अरे शुक्रिया साहब, अरे शुक्रिया साहब, अरे शुक्रिया, खान साहब बहुत नाराज है गौतम राणे आपसे। चुनाव लड़ रहे हैं, अरे मेरी बात तो आने दीजिए। जो जहीं चुनाव लड़ रहे हैं उनको अखाड़ा में खड़ा कर रहे हैं, तो चलिए, आप जो लड़ने वाला उसको बताइए, निश्चित तौर जो चुनाव नहीं लड़ रहा है वो बहस नहीं कर सकता। अमिताभ वो बहस नहीं कर सकता। नहीं, वो परमिशन नहीं लड़ रहे तो आप क्या मतलब? नहीं, मुझे लगता है मतलब भाई, जब इलेक्शन लड़ रहे हो, अरे भाई, आप इलेक्शन लड़ो तो बात करो। जब इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो तो आप बीएसपी के खाल खोदने के लिए बैठे हो, बीजेपी के साथ खड़े हो, आप बंगला लेके बैठे हो, आप जो मर्जी आया करो। लेकिन इस तरह से बीएसपी की बुराई अगर आप करके, अरे चुनाव लड़ो बीएसपी बुराई करके, आप चुनाव लड़ो ना, चुनाव लड़ो, पहले कह रहा हूं चुनाव लड़ो, मजबूत साहब, बीएसपी के खिलाफ आकर चुनाव लड़िए, आप पहले आप लड़िए, अरे पार्टी के बने हुए हैं, पार्टी में अरे मजबूत साहब, मेरी बात तो आने दीजिए। आप लड़ नहीं पा रहे हो आप साहब, यहाँ लोकतंत्र की हत्या न करिए हुजूर। लोकतंत्र की नहीं कह रहा हूं मैं, आप वो लड़ रहा है हुजूर, मुझे अखाड़े के बाहर मुझे अधिकार का सम्मान करिए खान साहब जी। नहीं,
लास्ट 30 से वो बात नहीं कर सकता है। नहीं, निश्चित तौर पे अमिताभ जी, मुझे लगता है कि बहन जी से परमिशन लेके आना पड़ेगा, तभी शायद हम अपनी बात यहां कह पाएंगे। उसके पहले अगर हम कहते हैं तो निश्चित तौर पे हम कोई बड़ा पाप करते हैं। तो फिलहाल यहाँ ठीक है, आप सभी की बात आ गई, अमिताभ जी सबकी बात हमने सुनी, लेकिन वही सवाल, अगर सीएम इस इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में प्रचार के लिए नहीं उतरते तो सारा विपक्ष मिलकर कह रहा होता कि 2.5 साल में शायद ये ढेर हो गए और इन्हें भरोसा हो गया कि जनता इनके साथ नहीं, इसलिए उतर नहीं रहे कि कहीं हार गए तो हार का ठीकरा इनके सर फूटेगा। तो यही सवाल है, क्या सिर्फ हार का डर ही है कि सभी विपक्षी पार्टियां इस तरीके से अब बड़े नेता पैर पीछे खींच रहे हैं? भाई, मैं तो जिस मिजाज का खुद हूं और जिस मिजाज की राजनीति भारत को पसंद आती है, उन दोनों तथ्यों के आधार पर यह कह सकता हूं, सेनापति पीछे रहे और सिपाही से कहे आगे जा, तो सेना में सम्मान नहीं होता। सेनापति को उतरना चाहिए युद्ध में, और नहीं उतर सकते, उतना आत्मबल नहीं है, तो वो गांधी जी का दौर बीत गया जब चने मुरमुरे खा के आदमी प्रचार में जाता था पार्टियों के लिए, 10-10, 20-20 मील पैदल चलता था। वाजपेयी जैसे बड़े नेताओं के लिए एक जीप मुश्किल से जुटती थी, उतने बड़े कद के नेताओं के लिए रिक्शे पर, तांगे पर, बैलगाड़ी पर प्रचार होता था। वो जमाना बीत गया। अब तो सुबह पैसा लेता है कार्यकर्ता, तब निकलता है कार्यालय से, गाड़ी में पेट्रोल भराओ, 1000 रुपया दो, और बाकी और सब जो चीजें लेता है वो मैं यहां उल्लेख नहीं करूंगा, तब निकलता है। उधर वक्त बीत गया कि काडर है, काडर वाडर कहीं किसी के पास नहीं। काडर का पेट भर सकते हो, सारी व्यवस्थाएं उसकी कर सकते हो तो वो निकलेगा, नहीं तो राम भजो। जिन जिन को ऐसी गलत फहमी हो तत्काल दूर कर लीजिए, नहीं तो चुनाव लड़के देख लीजिए, पता लग जाएगा। 500 आदमी जुटा के दिखा दीजिए मुझको, जिनको काडर का गर्व हो कि हम जयप्रकाश नारायण हैं, तो जुटा के दिखा दीजिए। 1000 रुपया सुबह लगेगा मिनिमम। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब वो ख्याल अच्छा है। थोड़ा संशोधन कर दिया मैंने, गालिब ने कहा था गालिब ये ख्याल अच्छा है, मैंने कहा वो ख्याल अच्छा है। फिर वही मूल बात पर लौटता हूं, अगर योगी आदित्यनाथ को भाजपा इस चुनाव प्रचार में नहीं उतारती तो अटारी पर चढ़ के समूचा विपक्ष संवेद स्वर में चिल्ला रहा होता, भाजपा ने हार मानी, भाजपा ने हार मानी, भाजपा ने हार मानी। तो यही नपना आप पर क्यों नहीं लागू होगा? यही कसौटी होगी। और इन तर्कों से जनता प्रभावित नहीं हो सकती कि मेरे पास खोने को क्या है। तो क्या दुकान बंद रखेंगे? नहीं ना। सामान बिके ना बिके, दुकान तो खोलता है कारोबारी। बोले पहले ग्राहक आए तब दुकान खोलेंगे, ऐसा क्या सुना क्या? पार्टी तो जीवन तो होती है, 365 दिन 5 साल चलती है, तब ना पार्टी है। बोले नहीं नहीं हम कभी कभी आते हैं। और दूसरी बात मैं अपने मित्र खान साहब से कहूंगा, खान साहब, सार्वजनिक जीवन में जो पार्टियां सार्वजनिक जीवन में सब होती हैं, वो भी और व्यक्ति भी जो सार्वजनिक जीवन में है, कितने भी बड़े क्यों ना हो, उनको समीक्षा, आलोचना और निंदा के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपके गले में हार पहनाती है जनता, तो निंदा पड़ोसी की करेगी। आप लोग क्या थे? धूल को माथे का चंदन बना दिया इस जनता ने कि नहीं बना दिया? देखिए ये भारत के लोकतंत्र का सौंदर्य है कि नहीं है। रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, अब ये जनता राजा तय करती है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, बहन जी रही 4 बार, योगी जी हैं, संपूर्णानंद जी थे, चरण सिंह जी भी जोड़ लो, चंद्रभानु जी को जोड़ लो, बड़े घर के नहीं थे कोई।
तो सम्मान आपका करे, दुलार आपका करे, मान आपका करे और आलोचना नहीं कर सकती क्या जनता और जनता के प्रतिनिधि? आलोचना पर तुनकना बंद करिए। आलोचना पर तुनकेंगे तो जनता चालान काट देती है। आलोचना सहने की सामर्थ्य रखनी चाहिए। इसको इस भाव में मत देखिए कि भाई बीएसपी की कमी क्यों निकाल रहे या भाजपा की कमी क्यों निकाल रहे या सपा की ही कमी, कांग्रेस, ऐसा नहीं है। जनता के प्रति अकाउंटेबल है कि नहीं है आप लोग, कि केवल अपनी कोठी के प्रति अकाउंटेबल है? नहीं। इस देश में गांधी जी की समीक्षा हुई, बाबा साहब की समीक्षा हुई, सुभाष बाबू की समीक्षा हुई, जवाहरलाल जी की समीक्षा हुई, दीनदयाल जी की समीक्षा होती है, लोहिया जी की समीक्षा होती है। इनसे बड़े नेता हैं क्या आज के लोग? इसलिए मैं निवेदन करूंगा, सार्वजनिक जीवन में है तो चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, प्रशंसा होगी, निंदा होगी, सब शामिल होगा। सहर्ष स्वीकार करिए जनता का प्रसाद मानकर। और एक अपनी तरफ से मैं टिप्पणी करके बात समाप्त कर दूंगा। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है, हर चुनाव महत्वपूर्ण और चुनाव की प्रक्रिया की उपेक्षा किसी भी रूप में अगर आप करते हैं, चाहे यही कह के कि नहीं हमारे लेवल का चुनाव नहीं है, हम कहां निकलेंगे, तो आप जनादेश का अपमान भी करते हैं। यह इस महान देश की महान संप्रभु जनता का अपमान है। वो 11 जगह के लोग 3.5 लाख औसतन विधानसभा का साइज है यूपी में, उन लोगों का अपमान नहीं है कि नहीं ये छोटी पिक्चर है इसलिए नहीं देखने आएंगे, बड़ी पिक्चर लगेगी तब आएंगे। ये तर्क होगा क्या? क्या गंगोह की जनता का यह अपमान नहीं है? यह भी ध्यान रखिए, चुनाव छोटा नहीं होता, हर वोट जनादेश कहलाता है और एक एक वोट जोड़कर एक समग्र जनादेश बनता है। धन्यवाद। बिल्कुल, अगर हर वोट कीमती है तो हर चुनाव भी कीमती ही होना चाहिए और जाहिर सी बात है लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि विपक्ष भी मजबूत रहे। लेकिन आज की तारीख में लगता है विपक्ष को इस बात का एहसास नहीं कि वो मजबूत हो भी सकता है। एहसास ही नहीं और एहसास करना भी नहीं चाह रहा, मुश्किल ही है। बिल्कुल, फिलहाल महाबहस में इतना ही। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।